अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आरजी उर्दू स्टोरी में खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्यारे दोस्तों, किसी ज़माने में एक बहादुर सिपाही था। उस सिपाही ने बहुत ही ख़तरनाक लड़ाइयाँ लड़ी थीं और ताकतवर दुश्मनों के दांत खट्टे किए थे। हालांकि इसकी वर्दी धूल से अटी हुई थी और इसके जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा ना था जहां पुराने ज़ख्मों के निशान ना हों। फिर भी उसकी गर्दन में एक अकड़ थी, क्योंकि वो कभी हारा नहीं था। अब वो अपने घर वापस लौट रहा था। इसके कंधे पर एक झूला था और कमर में इसकी वो तलवार थी जिसने सच्चे दोस्त की तरह उसका हर लड़ाई में साथ दिया था। अब रात होने वाली थी। वीरान जंगल में अंधेरा बढ़ रहा था। रात कहाँ गुजारे, ये सवाल उसके दिमाग को परेशान कर रहा था। जाड़े की इस ठंडी रात में खुले आसमान के नीचे वो ठठर कर रह जाएगा। रात की बर्फीली हवा से बचने के लिए उसके पास कोई कंबल भी नहीं था। लेकिन उससे पहले कि सूरज की आखिरी किरण भी अपना मुंह छुपा ले, उसे एक टूटी हुई झोपड़ी नजर आई। उजाड़ और वीरान, शायद बरसों से वहां कोई नहीं रहता था। छप्पर के नीचे दीवार की आड़ में सिपाही ने जल्दी जल्दी एक कोना साफ किया। झोले में से एक पुरानी चादर निकालकर बिछाई और चाहता था कि लेट जाए कि अचानक पत्तों में से खड़खड़ाहट हुई। सिपाही चौंक कर उठ बैठा और इसका हाथ एकदम तलवार पर पहुंच गया। सिपाही की नज़रों के सामने एक काला साया खड़ा था। डरो मत बहादुर सिपाही, तुम हमारे मेहमान हो। सिपाही को आवाज़ आई, लेकिन इस तरह अचानक नमूदार होने वाले काले चिथड़ों में लिपटी हुई बदशकुल बुढ़िया को देखकर एक बार तो सिपाही कांप ही गया। ताड़ की ताड़, लंबी तड़ंगी, आंखें अंगारों जैसी चमकती हुई, नुकीले दांत और होंठ इतने डरावने, नीचे वाला होंठ तो इसके गले तक लटक रहा था। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो सर तन से जुदा कर दूंगा। सिपाही तलवार नापते हुए उछलकर खड़ा हो गया था। वो बुढ़िया हंसी और बोली, डरो मत, मैंने कहा ना तुम मेरे मेहमान हो। मुझे तो बरसों से तुम जैसे बहादुर सिपाही का इंतज़ार था। मैं तुम्हें क्यों नुकसान पहुंचाऊंगी? तुम चाहो तो मैं तुम्हें इतना धन दौलत दे सकती हूँ कि तुमने ख्वाब में भी ना देखा होगा। धन दौलत और इस सुनसान जंगल में? सिपाही ने हैरानी से पूछा। हाँ, और वो भी सब तुम्हारा होगा अगर तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो, जादूगरनी ने ज़मीन पर पसरते हुए कहा। सिपाही बोला, मुझे क्या करना होगा? उसने लड़ाइयों में इतने घाव खाए थे कि वो ये भी भूल चुका था कि ज़िंदगी में आराम किस चीज़ का नाम है। अगर दौलत मिल जाए तो फिर दिन रात ख़तरों से खेलने की क्या ज़रूरत है। झोंपड़ी के पास मोटे वाले बरगद के दरख्त की तरफ इशारा करते हुए जादूगरनी बोली, तुम ये दरख्त देख रहे हो? ये अंदर से खोखला है। इसके ऊपर चढ़ोगे तो एक सुराख नजर आएगा। इसमें से कोई भी अंदर उतर सकता है। उतरना तो कोई मुश्किल काम नहीं, हाँ बाहर निकलने में दुश्वारी है। इसका मैं इंतज़ाम कर दूंगी ताकि तुम्हें वापस ऊपर खींच सकूं। इसके लिए मैं तुम्हारी कमर पर एक रस्सी बांध दूंगी। सिपाही ने पूछा, लेकिन अंदर उतरकर करना क्या है? जादूगरनी हंसी, करना क्या है, और इसके मुंह से चिंगारियां निकलकर अंधेरे में इधर उधर बिखर गईं। वहां से रुपया पैसा निकाल कर नहीं लाओगे। जब तुम दरख्त की जड़ में उतरोगे तो तुम्हें एक चौड़ा सा रास्ता मिलेगा। रास्ते के दोनों तरफ सैकड़ों चिराग रोशन होंगे। हर चीज़ साफ नजर आएगी। सामने के एक दरवाजे के पीछे 3 दरवाजे और हैं और इन दरवाज़ों पर कोई ताला नहीं है। तुम धकेलोगे और वो खुल जाएंगे। पहला दरवाज़ा खोलोगे तो तुम्हें कमरे के बीचों बीच एक बड़ा संदूक रखा हुआ दिखाई देगा। डरना नहीं, इसके ऊपर एक बड़ा कुत्ता बैठा होगा। उसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी होंगी कि जैसे चाय की प्यालियाँ। वो गुर्राएगा, लेकिन तुम परवाह ना करना। मैं तुम्हें एक नीली चादर दूंगी, तुम उसे ज़मीन पर बिछा देना और उस पर चलते हुए कुत्ते के पास पहुंच जाना। कुत्ते को उठाकर चादर पर बिठा देना, फिर संदूक खोल लेना। उसके अंदर जो दौलत है वो जितनी चाहे समेट लेना, वो सब तुम्हारी होगी।
ये संदूक तांबे के सिक्कों का होगा। अगर तुम्हें चांदी के सिक्के चाहिए हों तो तुम्हें दूसरे कमरे में जाना होगा। वहाँ तुम्हें और भी बड़ा कुत्ता मिलेगा। उसकी आंखें इतनी बड़ी होंगी जितनी किसी गाड़ी के पहिए। यहाँ भी तुम मेरी जादू की चादर बिछाकर कुत्ते को अपनी जगह से हटा सकते हो और संदूक खोलकर तुम्हारी जितनी मर्जी हो उतनी दौलत समेट सकते हो। लेकिन अगर तांबे और चांदी के सिक्कों से ज़्यादा तुम्हें सोने के सिक्कों से रग़बत हो तो तुमको ऐसे सिक्के तीसरे कमरे में मिलेंगे। वहाँ और भी बड़ा कुत्ता तुम्हें उस संदूक की हिफाजत करता हुआ मिलेगा। उसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी होंगी जितनी किसी इमारत के गुंबद। यहाँ भी मेरी नीली चादर तुम्हारे काम आएगी। जब तक तुम्हारे कदम इस चादर पर होंगे वो कुत्ता तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। फिर सारा का सारा खजाना तुम्हारा होगा। सिपाही इत्मीनान का सांस लेते हुए बोला, ये तो कोई मुश्किल काम नहीं। फिर उसने जादूगरनी से पूछा, लेकिन इस दौलत में से तुम्हारा हिस्सा कितना होगा? मुझे तो लगता है कि तुम मेरे लिए कौड़ी भी नहीं छोड़ोगी। जादूगरनी बोली, मैं तांबे के 1 पैसे को भी हाथ नहीं लगाऊंगी। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम वहाँ से वो चकमाक की डबिया ला दो जो कई बरस पहले मेरी नानी वहाँ भूल आई थी। नानी ने मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा। वो डिबिया ही मेरे लिए नानी की अकेली यादगार थी। ठीक है, अब तुम सो जाओ। सुबह होते ही तुम्हारे अंदर जाने का इंतज़ाम कर दूंगी। तो अगली सुबह ऐसा ही हुआ। जादूगरनी ने सिपाही की कमर में एक मोटी सी रस्सी बांध दी और उसे अपनी नीली चादर भी सौंप दी। दरख्त पर चढ़ने के बाद सिपाही को जल्द ही वो सुराख मिल गया जिसमें से उतरकर वो अंदर जा सकता था। जड़ में पहुंचा तो सामने वही रास्ता दिखाई दिया जिस पर जादूगरनी ने बताया था। चिरागों की रोशनी हो रही थी। उसके दूसरे सिरे पर एक दरवाज़ा था। सिपाही के हाथ लगाते ही वो खुल गया। लो, वो देखो, एक बड़ा कुत्ता जिसकी आंखें इतनी बड़ी थीं जितनी कि चाय की प्यालियां। वो कुत्ता उसे टिकटिकी बांधे देख रहा था। सिपाही ने जल्दी से अपने कंधे पर से जादूगरनी की नीली चादर उतारी और फर्श पर फैला दी। चादर के बिछते ही वो कुत्ता ऐसा बेजान हो गया जैसे वो लकड़ी का हो। सिपाही ने उसे दोनों हाथों से उठाया और नीली चादर पर रख दिया। संदूक खोला और ऊपर नीचे अपनी दोनों जेबों सिक्कों से भर लीं। फिर संदूक को बंद किया। कुत्ते को उठाकर दोबारा संदूक पर रखा, चादर लपेटी और दूसरे कमरे की तरफ चल दिया। दूसरा दरवाज़ा खुलते ही उसकी नज़र के सामने घुराता हुआ वो कुत्ता था जिसकी आंखें गाड़ी के पहियों के बराबर थीं। सिपाही ने मुस्कुराते हुए कुत्ते से कहा, क्यों डराते हो यार? और अपनी नीली चादर बिछाते ही ये कुत्ता भी अपनी जगह पत्थर का हो गया। सिपाही ने संदूक में चांदी के सिक्के देखे तो खुशी से नाच उठा। उसने जो तांबे के सिक्के अपनी जेब में भर लिए थे उन्हें वहीं फेंक दिया और अपनी जेबों में और अपने झोले को चांदी के सिक्कों से भर लिया। इसके बाद वो तीसरे कमरे की तरफ चला। तीसरे कमरे को खोलते ही सिपाही का सामना उस कुत्ते से हुआ जो किसी शेर की तरह भारी भरकम और खौफनाक था। उसकी आंखें गुंबद की तरह बड़ी बड़ी थीं और गाड़ी के पहियों की तरह घूम रही थीं और आंखों और मुंह से शोले निकल रहे थे। लेकिन सिपाही के दिल में इन कुत्तों का कोई खौफ नहीं था और वह मुस्कुराते हुए कुत्ते से बोला, क्यों भाई, कैसे मिजाज हैं? और ये कहकर उसने अपनी नीली चादर ज़मीन पर बिछाई और कुत्ता बैठा का बैठा रह गया। लेकिन सिपाही को इतने भारी कुत्ते को उठाकर नीचे रखने में बड़ी मुश्किल पेश आई। जब संदूक का ढक्कन उठाया तो उसकी आंखें चुंधिया गईं। इसकी अकल चकरा गई। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतनी सारी दौलत को किस तरह समेट कर ले जाए। जेबों और झोले में उसने जो चांदी के सिक्के भर लिए थे वो इसने वहीं फर्श पर उल्टा दिए और सोने के सिक्कों को जल्दी जल्दी जेबों में ठूंसने लगा। उसका झोला भी भर गया। अब क्या करे? टोपी उतार कर इसमें भी उसने सिक्के भर लिए। अरे हाँ, जूते में भी थोड़े बहुत सिक्के तो आ ही जाएंगे। अरे वाह, खूब याद आया। उसने पैरों के पांचों को फाड़कर अच्छी तरह कसकर बांध ली।
पतलून में भी तो उसके सिक्के भरे जा सकते हैं। अब भी संदूक वैसा ही सिक्कों से भरा हुआ था, क्या करें। उसने जादूगरनी की नीली चादर बिछाकर उसमें सिक्के भरे और उसकी गठरी बना ली। सिपाही ने चादर का एक कोना फर्श से उठाया ही था कि उसे कुत्ते की गुर्राहट सुनाई दी। यानी चादर के जमीन से उठते ही कुत्ता सिपाही पर टूट पड़ेगा। अब इसके सिवा कोई चारा ना था कि वापस चला जाए। जैसे तैसे कुत्ते को उठाकर संदूक पर रखा और दरवाजे को धड़ से बंद किया और दरख्त की जड़ तक जाने वाला रास्ता पकड़ा। लेकिन उसका पांव एक एक बनका भारी हो गया, चलना भी मुश्किल हो गया, कदम घसीटना भी मुश्किल। उसने गिरते पड़ते दरख्त की जड़ के पास पहुंचकर जादूगरनी को आवाज दी, रस्सी खींचो, बाहर निकालो। जादूगरनी ने पूछा, मेरी नानी की जादुई डबिया साथ लाए हो? अरे वो तो मैं भूल ही गया, सिपाही ने जवाब दिया। जादूगरनी बोली, वो डबिया लेकर आओ, नहीं तो तुम्हें बाहर नहीं निकालूंगी। जादूगरनी की बात सुनकर सिपाही को पसीना आ गया। उसने जादू की डिबिया सोने की अशरफियों के संदूक में देखी थी, लेकिन अशरफियों को समेटने की धुन में इसने उस डबिया को हाथ भी नहीं लगाया। अब तो अशरफियों को उलट पुलट करने में वो और भी नीचे चली गई होगी, और फिर इतना सारा बोझ लेकर दोबारा इतना लंबा रास्ता तय करना, कुत्तों से एक एक के बाद निमटना और फिर अशरफियों के संदूक में से डबिया निकाल कर फिर से ये दूरी तय करना। लेकिन अब कोई और रास्ता भी तो ना था। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता था कि अशरफियों को दरख्त की जड़ पर छोड़ दिया जाए और डबिया ढूंढ कर लाई जाए। सिपाही ने जैसे तैसे ये मंजिल तय कर ली। वो डरता रहा कि बुढ़िया अशरफियों के सारे बोझ को बाहर खींच भी पाएगी या नहीं। लेकिन जादूगरनी को अपनी जिस्मानी ताकत से ज़्यादा अपने जादू की ताकत पर भरोसा था और उसने सिपाही को दरख्त से बाहर निकाल लिया। अच्छा, अब डबिया मेरे हवाले करो, जादूगरनी ने सिपाही से कहा। सिपाही ने सवाल किया, मुझे बस इतना बता दो, इस चकमाक की डबिया का तुम क्या करोगी? जादूगरनी बोली, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं, तुम्हें तुम्हारी दौलत मिल गई है, अब मेरी डबिया मुझे दो और चलते बनो। ठीक है, अब फैसला तुम खुद कर लो, या तो ये बताओ कि तुम इस डबिया का क्या करोगी, या मैं अभी अपनी तलवार से तुम्हारा सर तन से जुदा कर दूंगा। जादूगरनी बोली, मैं तुम्हें हरगिज नहीं बताऊंगी। और सिपाही ने जैसा कहा था उसने वैसा ही किया। अपनी तलवार खींची और एक ही वार में जादूगरनी का सर उड़ा दिया। फिर उसने वहां 1 मिनट भी ठहरना मुनासिब नहीं समझा। उसने झोंपड़ी में आकर अपनी बिछी हुई चादर में अशरफियों को बांधकर पीठ पर लादा और वो डबिया अपनी जेब में रखी और तेज तेज कदम रखता हुआ करीब के शहर में शाम होने से पहले पहले जा पहुंचा। 1 आध दिन तो शहर की बड़ी सराय में गुजारा। उसके बाद एक बड़ा मकान लेकर अमीरों की तरह ठाट बाट से रहने लगा। पैसे की अब कोई कमी तो थी नहीं, दोनों हाथों से लुटाने लगा। धीरे धीरे शहर के सारे फैशन के मारे हुए ऊंचे घरानों के नौजवान से उसकी दोस्ती हो गई। उन दोस्तों से ही इसको शहर के बादशाह और इसकी खूबसूरत बेटी के बारे में मालूम हुआ। इसके दिल में ख्वाहिश जागी कि वो शहजादी को देखे, लेकिन लोगों ने बताया कि यह नामुमकिन है क्योंकि उसे सबकी निगाहों से दूर रखा गया है। वो एक ऐसे महल में रहती है जो तांबे का है। महल के बाहर सख्त पहरा लगा हुआ है। महल के इर्द गिर्द कई दीवारें हैं जिनके दरवाज़ों पर चौकस सिपाही चौकीदारी करते हैं। शहजादी से सिवाय बादशाह के कोई मिलने नहीं जा सकता क्योंकि नजूमियों ने ये पेशन गोई की है कि शहजादी की शादी एक मामूली सिपाही से होगी और ये बादशाह को कतन पसंद नहीं था। सिपाही ने शहजादी को देखने की बड़ी कोशिश की लेकिन वो कामयाब ना हो सका। इससे बहरहाल इसकी ज़िंदगी की मौज मस्ती में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो रोज़ सैर तमाशे के लिए जाता, खूब घूमता, तफरीह करता, गरीबों को पैसे बांटता, क्योंकि उसे मालूम था कि जब जेब में पैसा ना हो तो ज़िंदगी कितनी दूभर हो जाती है। वो अच्छे भड़कीले कपड़े पहनता,
और बढ़िया से बढ़िया खाने खाता। दोस्तों की भीड़ उसे घेरे रहती। लोग उसकी तारीफें करते और उसे बड़ा नेक और बाइज्जत बताते। ये सुनकर उसे बड़ी खुशी होती। अब उसका पैसा बराबर खर्च हो रहा था, लेकिन कोई सूरत ऐसी ना थी जिससे उसकी दौलत में इजाफा भी होता रहे। नतीजा ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी दौलत घटने लगी और होते होते वो वक़्त भी आ गया जब इसकी जेब में चंद पैसे ही रह गए। उसे अपना शानदार मकान भी छोड़ना पड़ा। वो सारे दोस्त जो पहले उसे घेरे रहते थे वो भी रफू चक्कर हो गए। एक छोटी सी बदबूदार और अंधेरी कोठड़ी में उसकी गुजर बसर होने लगी। एक शाम बड़ी घटा उठकर आई। हर तरफ अंधेरा छा गया। सिपाही के पास इतने पैसे भी नहीं बचे थे कि रोशनी का इंतज़ाम कर सके। उस वक़्त उसे उस डबिया की याद आई। पुराने कपड़ों के नीचे से इसने डबिया निकाली और कुछ घास फूस इकट्ठा करके उसे जलाना चाहा ताकि कुछ रोशनी हो और कुछ गर्मी आए। लोहे के टुकड़े को चकमाक्स पर जोर से मारा तो कुछ चिंगारियां निकलीं। तभी अचानक दरवाज़ा खुला और उसके सामने एक कुत्ता खड़ा था। ये वही कुत्ता था जो इसने खोखले दरख्त के अंदर गार में देखा था। वही कुत्ता जिसकी आंखें चाय की प्याली के बराबर थीं। कुत्ता इंसानी आवाज़ में बोला, इस गुलाम के लिए क्या हुक्म है मेरे आका? सिपाही ने हैरानी से कहा, यह तो कमाल हो गया। अगर ये डबिया मेरी ख्वाहिश पूरी कर सकती है तो फिर मुझे किसी बात की फिक्र नहीं। उसने फौरन कुत्ते से कहा, मेरे लिए इसी वक्त कुछ पैसों का इंतज़ाम कर दो। ये सुनते ही वो अजीबोगरीब कुत्ता गायब हो गया और आधे मिनट में फिर से आ गया और इसके मुंह में पैसों की एक बहुत बड़ी थैली थी। अब सिपाही की समझ में आ गया कि चमाक की डबिया कितने काम की चीज़ है। अगर वो चमाक की डबिया पर एक चोट मारता तो वो कुत्ता आता जो तांबे के सिक्कों की हिफाजत करता था, और दोबारा चोट मारने से चांदी के सिक्कों की हिफाजत करने वाला कुत्ता आ जाता, और 3 बार चोट मारने से सोने की अशरफियों की हिफाजत करने वाला कुत्ता आ जाता। सिपाही के पास फिर से दौलत की रेल पेल हुई तो सिपाही के पुराने ठाट बाट फिर से लौट आए। वही पुराना महल जैसा मकान, भड़कीले लिबास और बढ़िया खाने ही नहीं बल्कि वो सारे दोस्त भी लौट आए जिन्हें कुछ दिन पहले इससे बात करने की भी फुर्सत ना थी। एक शाम सिपाही को ख्याल आया कि ये भी क्या मजाक है कि शहजादी को कोई भी नहीं देख सकता। लोग बताते थे कि वो बड़ी खूबसूरत है। कितने अफसोस की बात है कि वो इतने बड़े तांबे के किले में कैद है। सिपाही ने फिर चमाक को रगड़ा और लीजिए इसके सामने वो कुत्ता खड़ा था जिसकी आंखें चाय की प्याली के बराबर थीं। सिपाही ने उसे हुक्म दिया, मुझे मालूम है कि रात काफ़ी हो गई है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं शहजादी को देखूं, चाहे 1 मिनट के लिए ही सही। कुत्ता उसी वक्त दरवाजे के बाहर निकल गया और इससे पहले कि वो ये सोच भी सके कि शहजादी को देखकर वो क्या करेगा और क्या कहेगा, कुत्ता सोती हुई शहजादी को अपनी पीठ पर लिए हाजिर हो गया। वो सचमुच की शहजादी थी, इतनी खूबसूरत, इतनी नाजुक, इतनी प्यारी। सिपाही की समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। बस उसके सामने घुटने टेक कर खड़ा हो गया और शहजादी का हाथ चूम लिया। उसी वक़्त कुत्ता शहजादी को लेकर फिर महल की तरफ पलट गया। दूसरे दिन सुबह जब शहजादी, बादशाह और मलका साथ नाश्ता कर रहे थे तो इसने बताया कि पिछली रात उसने एक बड़ा अजीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि वो एक कुत्ते की सवारी कर रही है। वो कोई मामूली कुत्ता नहीं था, 10 कुत्तों के बराबर बड़ा और इनसे ज़्यादा ताकतवर। वो इतनी तेज़ दौड़ता था जैसे हवा में उड़ रहा हो। वो उसे एक बड़े अमीर सिपाही के पास ले गया। सिपाही उसके सामने अदब से झुका और इसने शहजादी के हाथ चूमे। मलका ने हंसकर कहा, ख्वाबों में तो ऐसी ही अजीब व गरीब बातें दिखाई देती हैं। फिर इसने शहजादी की बूढ़ी अना को हुक्म दिया कि वो रात को शहजादी के कमरे में ही सोया करे ताकि शहजादी ख्वाब में ना डरे। अगली रात फिर सिपाही को शहजादी की याद आई। पिछली रात तो वो उसे नज़र भरकर देख भी नहीं सका था। हैरान खड़ा रहा और इससे पहले कि उसके होश ठीक होते
कुत्ता शहजादी को वापस ले गया था। सिपाही ने चमाक की डिबिया पर चोट मारी। कुत्ता आया तो सिपाही ने शहजादी को लाने का हुक्म दिया। कुत्ते ने ऐसा ही किया, लेकिन इस बार बूढ़ी आना ने कुत्ते का पीछा किया। तेज दौड़ता हुआ कुत्ता आखिर सिपाही के मकान में दाखिल हो गया और पीछे दरवाज़ा धड़ से बंद हो गया। बुढ़िया बाहर खड़ी रह गई, लेकिन चालाक बुढ़िया को एक तरकीब सूझी। इसने सड़क पर से कोयले का एक टुकड़ा उठाया और ज़मीन पर एक निशान बना दिया और वो फिर महल में लौट आई। महल में दाखिल हुई थी कि कुत्ता शहजादी को लिए हुए वापस आ गया। जब कुत्ता वापस सिपाही के मकान पर पहुंचा तो उसे दरवाजे पर कोयले का निशान दिखाई दिया। इसने झट से कोयला उठाया और थोड़ी देर में उसने तमाम शहर के दरवाज़ों पर ऐसे ही निशान लगा दिए। अगले दिन बादशाह, मलका और महल के नौकर चाकर बुढ़िया के साथ उस बस्ती में आ पहुँचे ताकि ये मालूम करें कि रात को शहजादी कहाँ गई थी। ये रहा निशान, शहजादी इसी घर में गई थी, बादशाह ने कहा। दूसरी तरफ से मलका ने चिल्लाकर कहा, और मिल गया निशान, जल्दी आइए जहां पना, मालूम करें यहाँ कौन रहता है। नौकर चाकर जो इधर उधर फैल गए थे वो भी दौड़े दौड़े बादशाह के पास आए और इतला दी कि उन्होंने निशान वाला घर ढूंढ लिया है। अब बादशाह को अंदाज़ा हुआ कि बुढ़िया की तरकीब का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कोयले का निशान हर दरवाजे पर लगा हुआ था। अब कौन बताए कि कुत्ता शहजादी को किस मकान में ले गया था। लेकिन मलका को सिर्फ शाही गाड़ी में सज धज कर बैठना ही नहीं आता था, वो बड़ी अक्लमंद भी थी। इसने अपनी सुनहरी कैंची निकाली, रेशमी कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े काटे और उनकी एक छोटी सी खूबसूरत थैली बना दी। अगली रात इसने थैली में बारीक आटा भरकर थैली को शहजादी की कमर पर बांध दिया। थैली में एक छोटा सा सुराख था। अगर शहजादी रात को कहीं गई तो सुराख में से आटा गिरने से पीछे पीछे एक लकीर बनती जाएगी और उससे पता चल सकेगा कि वो आखिर कहाँ जाती है। उस रात कुत्ता फिर आया और शहजादी को अपनी पीठ पर बिठाकर चल दिया। दूसरे दिन सुबह आटे की लकीर की मदद से बादशाह के मुलाजिम पता चलाकर आए। कुत्ता शहजादी को सिपाही के घर ले गया था। बादशाह ने हुक्म दिया कि सिपाही को फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। सिपाही को गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल दिया गया, जहां पहरेदार ने उसको बताया दूसरे दिन सुबह सवेरे उसे फांसी दी जाएगी। सिपाही को बड़ा सदमा हुआ। बचाव का कोई तरीका ना था। सिपाही को इतना वक्त भी नहीं मिला था कि वो गिरफ्तारी से पहले चमाक की डबिया अपनी जेब में डाल लेता। जब सुबह हुई तो इसने कैद खाने की सलाखों में से देखा कि लोग लपके हुए फांसी का तमाशा देखने चले आ रहे हैं। नकारे बज रहे थे और सिपाही की टुकड़ियां मार्च करती हुई शहर के बाहर उस तरफ जा रही थीं जहां मुजरिमों को फांसी दी जाती थी। तमाशा देखने वालों में एक मोची का लड़का भी था जो इतनी जल्दी में था कि उसकी एक चप्पल पैर से निकलकर कैद खाने के दरवाजे से आ टकराई। लड़का करीब आया तो कैदी सिपाही ने कहा, क्यों जल्दी करते हो? जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें तमाशे का मज़ा लेने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, मेरा एक काम कर दो, मैं तुम्हें 2 अशर्फियाँ दूंगा। मेरे कमरे में चमाक की डबिया पड़ी है, वो उठा लाओ, लेकिन आंधी की तरह जाओ और बिजली की तरह लौट आओ। मोची के लड़के ने आज तक अशर्फियाँ देखी न थीं। 2 अशर्फियाँ कमाने का मौका हाथ आया तो वो भीड़ को चीरता हुआ दौड़ पड़ा और थोड़ी ही देर में चमाक की डिबिया लाकर सिपाही के हाथ में थमा दी। उधर शहर के बाहर फांसी का तख्ता ठीक से जमा कर लगा दिया गया। इसके चारों तरफ फौजी अपने हथियारों के साथ चौकस खड़े थे। हजारों मर्द और औरतें, नौजवान, बच्चे इकट्ठा थे। जजों के ठीक सामने बादशाह और मलका अपने सुनहरी तख्त पर बैठे थे और इनके पास ही खास दरबारियों की कुर्सियां थीं। अब पूरे पहरे में सिपाही को भी वहां लाया गया। इसके हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां थीं। इनके बोझ से उसके पैर नहीं उठ रहे थे। जब सिपाही सीढ़ियां चढ़कर फांसी के करीब पहुंच गया
और जल्लाद इसके गले में रस्सी का फंदा डालने को ही था कि सिपाही बादशाह और मलका की तरफ मुड़ा और उनसे दरख्वास्त की कि उसकी एक मामूली सी आखिरी ख्वाहिश है, वो उसे पूरा करने दें। वो तम्बाकू पीना चाहता है। बादशाह के हुक्म से उसके लिए तम्बाकू के पाइप का इंतज़ाम कर दिया गया। तम्बाकू को सुलगाने के लिए सिपाही ने अपनी जेब से चमाक की डबिया निकाली। लोहे के टुकड़े से इसने चमाक पर एक चोट लगाई, फिर दूसरी और फिर तीसरी, और आपको मालूम है क्या हुआ? एकदम तीनों के तीनों खौफनाक कुत्ते वहां नमूदार हो गए। वो कुत्ता जिसकी आंखें चाय की प्याली के बराबर थीं, वो कुत्ता जिसकी आंखें गाड़ी के पहियों के बराबर थीं, और वो सबसे बड़ा कुत्ता भी जिसकी आंखें गुंबदों जैसी थीं। तीनों कुत्तों के आते ही सिपाही ने हुक्म दिया, चलो मुझे फांसी से बचाओ। ये लफ्ज़ सिपाही की ज़बान से निकले ही थे कि वो तीनों कुत्ते जज और वज़ीरों पर झपट पड़े और उन्हें उठा उठाकर इस तरह हवा में उछाला कि वो ज़मीन पर गिरे तो इनमें से एक की भी हड्डी पसली सलामत ना बची। सबसे बड़े कुत्ते को अपनी तरफ लपकते देखकर बादशाह और मलका चिल्लाए, नहीं, अब हम कभी नहीं। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करते, गुंबद से बड़ी बड़ी आंखों वाले कुत्ते ने दोनों को गर्दनों से पकड़ा और आसमान की तरफ उछाल दिया। ये मंजर देखकर फौजी भी दुबक गए और इनमें से कुछ की तो डर के मारे गिकी बन गई। बस्ती वाले गिड़गिड़ाने लगे, हमें बचा लो, हमें बचा लो। दरबारियों ने सिपाही के पैर पकड़ लिए और बोले, अब तुम ही हमारे बादशाह हो, ये तख्तो ताज तुम्हारा है। शहजादी से शादी कर लो, वो हमारी नई मलका होगी। सिपाही को शाही गाड़ी में सवार करा लिया गया। तीनों कुत्ते पालतू जानवरों की तरह आगे पीछे दुम हिलाते फिर रहे थे और बच्चे निडर होकर इन पर हाथ फेर रहे थे। कुछ दिन के बाद सिपाही और शहजादी की धूमधाम से शादी हो गई। पूरे 8 दिन तक खुशियां मनाई गईं। शादी की दावतों में बस्ती के सारे लोग ही नहीं बल्कि कुत्तों की मेहमानदारी का भी ख्याल रखा गया और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों को घुमाकर ये शान व शौकत और धूमधाम देखते रहे। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद इसी तरह की किस्से कहानियाँ देखने के लिए देखते रहें GN स्टोरी TV। शुक्रिया।